नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। आप यह फेसबुक पर भी देख रहे होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं अपनी चक्रव्यूह सीरीज और भाग है इसका आज 5। ठीक, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से रिपीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, कथन देखिए, फसल कटने के बाद जमीन कुछ वर्षों हेतु खाली छोड़ दी जाती है। तो बिल्कुल सही, कथन बिल्कुल सही है। उगने वाले बांस खरपतवार उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। ठीक, तो कथन जो है हमारा वो गलत है। कथन क्या है? गलत है। देखिए चक्रव्यूह समाधान, कथन सही सॉरी निष्कर्ष जो है हमारा वो गलत है। ठीक है, निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष गलत है। उन्हें उखाड़ कर नहीं, काट कर जलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमारे कुछ पॉइंट हैं, मुख्य पॉइंट। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। राख मिट्टी में खाद का काम करती है। पूर्व उत्तर भारत मिजोरम में मुख्य रूप से यह क्या है? प्रचलित है। चेराओ नाच इसी खेती के महोत्सव पर क्या होता है? किया जाता है। उर्वरता खत्म होने पर दूसरी जगह क्या है? हो जाते हैं। उर्वरता खत्म होने पर ये कृषि के मतलब जमीन को कुछ दिनों तक खाली क्या है? छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह खेती की जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, काली मिट्टी, ब्लैक सोयल। कथन देखिए, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं और ये कपास हेतु क्या है? उत्तम है। तो बिल्कुल कथन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा निष्कर्ष। इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये क्या है? हमारा बिल्कुल सही है। इसमें जो है जो जल धारण की जो हमारी क्षमता है वो अधिक होती है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट हमें देख लीजिए। निर्माण, बेसाल्ट लावा चट्टानों से इसका क्या है? निर्माण होता है। गीली होने पर चिपचिपी, सूखे पर दरारें क्या आती हैं? पड़ जाती हैं इसमें। ठीक है, और इसे क्या है? हमारे कपासी मृदा, क्या कपासी मृदा भी इसे कहते हैं। दक्कन के पठार महाराष्ट्र गुजरात में मुख्य रूप से ये क्या है? फैली हुई है। आयरन और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा इसमें उपलब्ध होती है। आयरन और कैल्शियम, ठीक, आईआर और कैल्शियम। ठीक, इसमें किसकी? इन चीजों की क्या हमारी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर होगा हमारा थर्ड। थर्ड बोल रहा है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दालों के बाद नाइट्रोजन उर्वरक की जरूरत कम होती है। दालों के बाद नाइट्रोजन उर्वरक की जरूरत कम होती है। तो कथन बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, जड़ों में राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन को सोखता है। तो निष्कर्ष भी ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों सही है। बैक्टीरिया और पौधे की सहजीविता है ये। ठीक है, अब देखते हैं हमारे इसके कुछ मुख्य पॉइंट। तो मुख्य पॉइंट हमारे क्या कहते हैं? देखिए, राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। पौधा नाइट्रोजन केवल नाइट्रेट के रूप में लेता है। समझ रहे हैं आप? पौधा जो है नाइट्रोजन का यूज करता है मगर केवल नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया मिट्टी की प्रकृति शक्ति बढ़ाती है। ठीक, केवल फलीदार पौधों में एक पाया जाता है। ठीक, क्या है? फलीदार पौधों में पाया जाता है। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को रोकने हेतु उत्तम है। ठीक, यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को रोकने हेतु क्या है? उत्तम है नाइट्रेट स्थिरीकरण। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर होगा हमारा 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ठीक, खरीफ और रबी की फसलें। कथन देखिए, धान और मक्का खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, अगर जो हमारा ऑप्शन में क्या करेंगे, एग्जाम में हम ऑप्शन एलिमिनेट से इसका अगला टॉपिक है हमारा खरीफ और रबी की फसलें। इसको देखिए, अगर जो हमारा इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर आता है तो ज़्यादातर हम ऑप्शन एलिमिनेट से क्या है क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे, धान और मक्का खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, निष्कर्ष देखिए, इन्हें
कम पानी और कम तापमान चाहिए। ठीक, तो सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब देखिए हमारा मुख्य पॉइंट, देखिए ये ज़्यादा इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब देखिए तो खरीफ, एक खरीफ क्या है, ये जो है ना खरीफ की फसलें जो हैं वो हमारी मानसूनी फसलें हैं। कैसी फसलें? अभी पीछे एग्जाम हुआ था हमारा शायद कांस्टेबल का, तो उसमें पूछा गया था कि खरीफ की फसलें कैसी फसलें हैं, तो शीत ऋतु वाली हैं, वर्षा ऋतु वाली हैं, या कैसी है, मतलब ऋतु का नाम दिया गया था ना कि कुछ और। खरीफ की फसल देकर उसमें पूछा गया था कि ये मानसूनी है या शीतकालीन है या ग्रीष्मकालीन है। तो खरीफ की फसलें जो हैं वो हमारी कैसी, मानसूनी फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। मुख्य खरीफ धान, मक्का, कपास। तो मुख्य खरीफ हमारा धान, मक्का, कपास और मूंगफली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें रबी की फसलों की, किसकी, रबी की फसलों की, तो ये हमारी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। मुख्य रबी की फसलें गेहूं, सरसों, चना, मटर और जौ। अब देखिए जो सर्दी है वो रबी को मतलब कुछ रिलेट करके याद कर लीजिए। किस तरीके से, अगर खरी है तो गर्मी है, मानसूनी है, मतलब वर्षा है खरी और गर्मी है खरी, तखड़ी, तो खरीफ को इस तरीके से रिलेट कर लीजिए। और रबी है ठंडा, ठीक, रबी को ठंड से रिलेटेड कर लीजिए, मतलब अक्टूबर नवंबर में ये सारी सर्दियों की फसलें हैं जो हम सर्दियों में यूज करते हैं। खरीफ को अधिक आर्द्रता चाहिए, अधिक ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक था हमारा ये। चलिए देखते हैं हम आगे, अगला टॉपिक हमारा अगला है हमारा मृदा अपरदन। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। बिल्कुल गलत है या सही है? अगर पेड़ों की कटाई की जाती है तो मिट्टी का कटाव क्या है, बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही है निष्कर्ष। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूत से बांधे रखती हैं, तो ये भी ठीक है, हमारा दोनों ठीक ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कुछ मुख्य पॉइंट हमारे। जड़ एक जाल की तरह मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ठीक, जड़ क्या है, एक जाल की तरह मिट्टी को जकड़े रहती हैं। दूसरा, घास भी मिट्टी की ऊपरी परत को बचाती हैं। बिल्कुल सही है। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती अपरदन रोकती है। बिल्कुल ठीक है, पहाड़ों पर जो है वो सीढ़ीदार जो खेती नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, वे भी अपरदन को हमारे रोकती हैं। अगला पॉइंट देखिए, अत्यधिक चराई से अपरदन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम चराई करते हैं तो उससे क्या है, अपरदन बढ़ जाता है। अगला, वायु और जल अपरदन के दो प्रमुख प्रकार हैं। वायु और जल अपरदन के दो क्या है, वो प्रमुख प्रकार हैं हमारे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। टॉपिक है हमारा अगला लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट टॉपिक देखिए 6, लेटेराइट मिट्टी। कथन देखिए, यह चाय, कॉफी, काजू हेतु बहुत अच्छी है। ठीक, जो मिट्टी होती है हमारी लेटेराइट, वो किसके लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, काजू के लिए, ये सब चीजों के लिए हमारी बहुत अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। निष्कर्ष, टॉपिक पॉइंट नंबर 6, लेटेराइट मिट्टी। कथन देखिए, यह चाय, कॉफी और काजू हेतु बहुत ही अच्छी होती है। निष्कर्ष, भारी वर्षा के निराक्षय क्षेत्र बनाती है। तो बिल्कुल हमारा ये क्या है, दोनों सही है। अब देखिए इसके हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। नीलाक्षय प्रक्रिया से निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखिए, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी, ये जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है जो इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो हमारी क्षारीय होती है। ठीक है, चाय, कॉफी के बागानों हेतु अत्यंत उपयोगी है। ठीक, अगला पॉइंट, इसमें रासायनिक उर्वरकों की अधिक जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक जरूरत पड़ती है। देखिए, केरल, कर्नाटक और मेघालय में पाई जाती है। क्या है, केरल, कर्नाटक और मेघालय में क्या है, पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हमारी लेटेराइट मिट्टी हमारी इसमें क्या है, पाई जाती है। केरल, कर्नाटक और मेघालय में कैसी, हमारी लेटेराइट मिट्टी क्या है, पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक भी हमारा बढ़िया है, उर्वरकों का एनपीके अनुपात। एनपीके अनुपात, तो देखिए इसको, भारतीय मिट्टी हेतु आदर्श अनुपात कितना, 4:1
2:1। इसको डॉलर का साइन हटा दीजिए, ये हट गया, तो कितना 4:2:1 है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमारा, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम हमारा, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमारा, इसका जो अनुपात है वो 4:2 हमारा होता है। तो ये कथन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष देखिए, भारत की अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो हमारा कथन और निष्कर्ष क्या है, दोनों ही सही। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ हमारा मुख्य पॉइंट। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक, संतुलित उर्वरक प्रयोग मृदा स्वास्थ्य हेतु जरूरी है। संतुलित उर्वरक प्रयोग मृदा हेतु क्या है, जरूरी है। ठीक, मतलब जो है एक हमारा एक संतुलित उर्वरक होने चाहिए जो मृदा के स्वास्थ्य हेतु जरूरत होती है। अत्यधिक यूरिया, अगर जो हम अत्यधिक यूरिया का प्रयोग करेंगे, अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी को बंजर बना सकता है उसका प्रयोग। ठीक है, नाइट्रोजन वृद्धि हेतु जैविक खादों का महत्व है। ठीक, ये जो नाइट्रोजन का प्रयोग है, नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन एक हमारा नेफिडेंस जो पौधा होता है वो भी हमारा नाइट्रोजन, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वो पौधा हमारा वहीं पर ज़्यादा उगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा केंचुआ। कथन देखिए, इसे प्रकृति का हलवाहा, क्या, इसे प्रकृति का हलवाहा और किसान का मित्र कहते हैं। तो एक नया पॉइंट मिला आपको, प्रकृति का हलवाहा और किसान का मित्र क्या है, इसको कहते हैं। निष्कर्ष देखिए, यह मिट्टी खाकर उसे नरम और उपजाऊ बनाता है। तो दोनों ही ठीक है, हमारा कथन और निष्कर्ष हमारा दोनों ही क्या है, सही है। मिट्टी में हवा का आगमन सुधारना इसका कार्य है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल। सांप भी चूहे खाने के कारण किसान के मित्र हैं। क्या है, सांप सांप भी चूहे खाने के कारण क्या है, किसान के मित्र हैं। एक ये भी आपके लिए क्या है, नया पॉइंट है कि सांप को भी, ऐसा नहीं कि केंचुए को, सांप को भी क्या है, किसान का मित्र कहते हैं। जैविक खेती का आधार क्या है, ऑर्गेनिक। ठीक है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का कार्य कौन करता है, तो वो हमारा किसान का मित्र केंचुआ करता है। ठीक है, जिससे इसमें हवा का आदान प्रदान और पानी का आगमन हो जाता है आसानी से। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोज के द्वारा हुई। कथन, रोनाल्ड रोज को परजीवी की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार मिला। तो ठीक, बिल्कुल, इन्होंने क्या है, मच्छर को चीर फाड़ किया, उसका ऑपरेशन किया और तब इन्होंने क्या है, मलेरिया की खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। और कौन सा मच्छर था वो भी बात करेंगे। तो निष्कर्ष देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और वह वाहक है एनीफिलेंजी का। ठीक है, एनाफिलेंजी का। तो जो हम मच्छर की बात कर रहे हैं वो मादा एनीफिलेंजी मच्छर से के काटने से हमारा क्या है, फैलता है क्या, मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम से। ठीक, तो दोनों ही ये हमारे क्या है, सही है, बिल्कुल। इसके देखते हैं हमारे कुछ मुख्य पॉइंट। तो देखिए, 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उपचार हेतु सिनकोना, क्या, उपचार हेतु हमारा किसका, उपचार हेतु सिनकोना के पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ परजीवी है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है हमारा। डेंगू और चिकनगुनिया एंडीज मच्छर से फैलते हैं हमारे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। रोज का जन्म भारत के अल्मोड़ा में हुआ था। रोज का जन्म, रोनाल्ड रोज का जन्म भारत के अल्मोड़ा में हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 10, जल जनित रोग। कौन सा, जल जनित रोग है हमारा, वाटर बोर्न। ठीक, देखिए कथन, हैजा, टाइफाइड दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। तो बिल्कुल हमारा ठीक है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, निर्जलीकरण हेतु ORS घोल प्राथमिक उपचार है। तो बिल्कुल सही है, हमारा दोनों ही कथन ठीक है ना। टाइफाइड हेतु बिडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक, बिल्कुल सही है, बिडाल। ORS देखिए, ORS का पूर्ण रूप क्या है, ओरल राइड्रेशन सॉल्ट। ठीक, राइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। स्वच्छ पेय और भोजन ही मुख्य बचाव है इससे हमारा। ठीक, मतलब हैजा जो है, टाइफाइड जो है, इसका हैजे से। हैजा लिब्रियो कालरी, क्या है, हैजा लिब्रियो कालरी जीवाणु से होता है। तो किससे, लिब्रियो कालरी जीवाणु से होता है। ORS पानी और इलेक्ट्रोलस संतुलित करता है। ठीक है,
मक्खियां इन रोगों के प्रसार हेतु सहायक होती हैं। जो मक्खियां हैं इन रोगों को, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, दूषित जल में बैठ बैठ कर उसको क्या करती हैं, एक्सपेंड कर देती हैं, प्रसार कर देती हैं, प्रचार कर देती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा विटामिन और रोग। देखिए कथन, अंधेरे में कम दिखाई देना, रतौंधी, विटामिन ए की कमी होती है, तो बिल्कुल सही है। अंधेरे में क्या है, कम दिखाई देना। निष्कर्ष, सुनहरे चावल, गोल्ड राइस में विटामिन प्रचुर मात्रा में क्या है हमारा पाया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक हमारा विटामिन और रोग। कथन, अंधेरे में कम दिखना क्या है, रतौंधी रोग है, विटामिन ए की कमी के क्या है, लक्षण है। निष्कर्ष देखिए, सुनहरे चावल, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो दोनों ही हमारे क्या है, ठीक है। विटामिन ए आंखों और हेतु क्या है, अनिवार्य है। ठीक, चलिए देखिए अगला मुख्य पॉइंट देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखेंगे। मुख्य स्रोत गाजर, पपीता, दूध और मछली का तेल है। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून जाना। ठीक है, सुनहरा चावल विटामिन ए की कमी दूर करने हेतु होता है। खट्टे फलों से विटामिन सी सर्वाधिक निकलता है या होता है। और हम विटामिन डी की बात करें तो इसका सूत्र है हमारा सूर्य। ठीक, सूर्य से हमारी विटामिन डी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है हमारा 12 मच्छर और प्रजनन नियंत्रण। कौन सा, मच्छर और प्रजनन नियंत्रण। कथन, रुके पानी में मिट्टी का तेल डालना क्या है, लाभदायक है। ठीक, रुके पानी में मिट्टी का तेल डालना क्या है, लाभदायक है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, तेल पृष्ठ तनाव कम कर लार्वा मार देता है, तो ठीक है दोनों। ठीक है, मिट्टी के पानी में मिट्टी का तेल डालना बहुत जरूरी है, मतलब लाभदायक है। और तेल क्या करता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है, लार्वा क्या है, मर जाता है, तो दोनों ही हमारे ठीक है। कथन इसके देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लिखे हैं। गम्बूशिया मछली लार्वा खाने हेतु उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये मछली भी है जो इसको कम करने में हेल्प करती है, गम्बूशिया। ठीक है, गम्बूशिया मछली। मच्छर हमेशा स्थिर रुके हुए पानी में अंडे देता है, इतना तो ये मोस्ट है। ठीक, पृष्ठ तनाव कम होने से लार्वा क्या है, डूब जाते हैं या मर जाते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मच्छरदानी और रिप्लेंटेंस बचाव के तरीके हैं। कूलर और पानी टायर में पानी जमा होना प्रजनन केंद्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा पाश्चुरीकरण। कौन सा, पाश्चुरीकरण। देखिए, यह विधि हानिकारक जीवाणुओं को कम करने हेतु है। ठीक, तो ये हमारा सही है। देखिए सही से देखिए, तो ये हमारा सही है। इससे दूध को 100 सेंटीग्रेड से ऊपर उबाला जाता है, तो निष्कर्ष हमारा गलत है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है हमारा, गलत है। चलिए देखते हैं। खोज, पाश्चुरीकरण की खोज हमारी लुईस पाश्चर के द्वारा हुई। देखिए, 15 से 30 सेकंड तक इसको 71 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, गर्म किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, कितना है, 71। और गर्म करने के बाद तुरंत तेजी से ठंडा करना इसको क्या है, अनिवार्य है। तुरंत तेजी से ठंडा करना अब बहुत ही अनिवार्य है। इससे दूध की सेल्फ लाइफ क्या है, बढ़ जाती है। ठीक, चलिए, और स्टरलाइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से दूध का स्वाद बदलता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा हीमोग्लोबिन और एनीमिया। कथन देखिए, एनीमिया रोग को गुड़, आंवला और हरी सब्जियां खानी चाहिए। एनीमिया रोगी को क्या है, गुड़, आंवला, हरी सब्जियां खानी चाहिए। निष्कर्ष, ये पदार्थ शरीर में आयरन, लोहे की मात्रा बढ़ाता है, तो दोनों ही हमारे ठीक हैं। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 12 से 16। आयरन की कमी से रक्त में ऑक्सीजन बढ़ने की क्षमता घट जाती है। हरी पत्ती सब्जियां, पालक आयरन का श्रेष्ठ स्रोत हैं। ठीक है, तो हरी पत्तियां। विटामिन सी युक्त भोजन आयरन सोखने में क्या है, सहायक है। थकान और पीलिया एनीमिया के मुख्य क्या है, लक्षण है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा टीकाकरण। क्या है, टीकाकरण। कथन देखिए, एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है, तो बिल्कुल सही कथन हमारा।
निष्कर्ष देखिए, चेचक का पहला टीका विकसित किया गया, दोनों ही ठीक है। ठीक है, देखिए चेचक स्मॉल पॉक्स दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुका है, ध्यान रखेंगे। पोलियो का टीका इंजेक्शन जोनास साल्क ने दिया, किसने? जोनास साल्क ने दिया। पोलियो की और ओरल ड्रॉप अल्बर्ट साविन ने खोजी। टीका शरीर में एंटीबॉडी, तो यह क्या है? टीका पूरे शरीर मतलब एंटीबॉडी क्या है? प्रदान करता है। बीमारियों के विरुद्ध कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक देखिए हमारा स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। तो बिल्कुल सही कथन है हमारा। ठीक है, निष्कर्ष, इसका लक्ष्य भारत को खुले शौच मुक्त ODF बनाना है। तो क्या है? बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी और ODF जो है हमारा खुले में शौच मुक्त से रिलेटेड था। स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना मुख्य उद्देश्य था। पुराना नाम निर्मल भारत अभियान था। ठीक, और कचरा प्रबंधन और शौचालय निर्माण जोड़ दिया गया। ODF का अर्थ है ओपन डिफेक्टेशन फ्री। ठीक, स्वच्छता को व्यक्तिगत गरिमा से जोड़ना इसका लक्ष्य था। ठीक है, चलिए देखिए, धन्यवाद आपका फॉर वाचिंग। आपकी सफलता हमारा क्या है? लक्ष्य है। और सब्सक्राइब फॉर मोर ओनली EVS, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वीडियो बहुत ही रिलेवेंट एकदम गजब है, टॉपिक बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, तो तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लगातार करते रहें। अब मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।